हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के हिस्ट्री एंड सिविक्स का पहला चैप्टर पार्लियामेंट्री द यूनियन पार्लियामेंट के बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे। इस चैप्टर के पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे, पूरी आसान भाषा में समझेंगे इस चैप्टर को। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। यूनियन पार्लियामेंट। तो द यूनियन पार्लियामेंट जो कंसिस्ट होते हैं प्रेसिडेंट के कंसिस्ट एंड 2 हाउसेस। मतलब यूनियन पार्लियामेंट जो होते हैं एक प्रेसिडेंट होते हैं और वहां पे 2 हाउसेस होते हैं। द हाउस ऑफ पीपल कॉमनली नोन एज द लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स नोन एज राज्यसभा। तो वहाँ पे एक यूनियन पार्लियामेंट जो एक प्रेसिडेंट 2 हाउसेज, एक हाउस ऑफ पीपल कॉमनली जिसे लोकसभा कहा जाता और काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। पार्लियामेंट जो होता है पीपल्स की बॉडी होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव who have the supreme power and authority of governance in a democratic country। डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नेंस अथॉरिटी और पावर होता है सुप्रीम पावर जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के बॉडी होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। अब आते हैं फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट तो इंडिया हैज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच मीन्स कि आपकी फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट का फेडरल फॉर्म है इंडिया के पास। दैट पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जो पावर्स जो है वो डिवाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। बोथ आर सुप्रीम विथ इन देयर रिस्पेक्टिव स्पेस। दोनों स्टेट गवर्नमेंट हो या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों सुप्रीम होते हैं अपने रिस्पेक्टिव स्पेस के साथ। बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ड्रॉ देयर ऑथोरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। देश के संविधान से, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ऑथोरिटी, अपने ऑथोरिटी जो ड्रॉ करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों वो वहां से ड्रॉ करते देखते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है इम्पोर्टेंस ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण। तो बोला जाता है ऑल्दो इंडिया हैज दी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फेडरल फॉर्म इंडिया के पास है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द स्टेट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द इंडियन यूनियन। तो ये पॉसिबल नहीं है कि स्टेट के पास के लिए कि ये ब्रेक कर दे अवे फ्रॉम द इंडियन यूनियन, भारतीय यूनियन से एकता से अलग हो जाए, वैसा नहीं है। दिस इंश्योर्स एंड मेंटेन, ये इंश्योर और मेंटेन करते हैं यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री का यूनिटी, एकता और इंटीग्रिटी को मेंटेन और इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट, बिकॉज पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजन, कल्चर एंड लिंग्विस्टिक एफिलिएशंस रिसाइड इन द कंट्री। The federal setup allows them to maintain their cultural and linguistic affiliations। क्योंकि पीपल जो बिलोंग करते हैं वेरियस रिलीजन से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कल्चर भी अलग अलग हैं, लिंग्विस्टिक एफिलिएशंस है कंट्री में रिसाइड। फेडरल सेटअप जो अलाउज होते हैं टू मेंटेन देयर कल्चरल और लिंग्विस्टिक एफिलिएशन के, इसीलिए फेडरल सेटअप होते हैं। अलग अलग रिलीजन को, धर्म को से चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए फेडरल सेटअप को अलाउ किया जाता है। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ड्रॉ देयर पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से अथॉरिटी और पावर अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है वहां से देखते हैं और लेते हैं सुविधा। There is division of administrative and legislative powers between them and none can violate any terms of the constitution। कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव पावर का जो डिवीजन होता है वो उन लोगों के बीच में होता है, कोई उसे वायलेट नहीं कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी टर्म को वायलेट नहीं करना है। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टेट्स एल्सो पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में स्टेट भी पार्टिसिपेट करते हैं। अपर हाउस राज्यसभा, अपर हाउस जो होते हैं जिसे राज्यसभा कहते हैं वो मेनली कंसिस्ट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, और राज्य के रिप्रेजेंटेटिव जो मेनली कंसिस्ट करके अपर हाउस मीन्स राज्यसभा बने जाते हैं। राज्यसभा की सभी पार्टियां वहां पे होती हैं, सभी पार्टियां का बोला जाता है। नेक्स्ट कंस्टिट्यूशन, Constitution has provided the central and the state government with adequate financial resources to carry out their duties toward the people. Constitution संविधान जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को एडिक्वेट फाइनेंशियल के साथ रिसोर्सेज दे रखा गया है कि पीपल टुवर्ड ठीक है, देयर ड्यूटीज वो अच्छी तरीके से अप्लाई कर सके, फॉलो कर सके। अब आते हैं यूनिटरी फीचर्स नॉन फेडरल, कि इंडिया हैज सर्टेन यूनिटरी फीचर्स, मीन कि सिर्फ सेंट्रल के पास क्या है आपकी फीचर्स हैं, विच लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के पावर लिमिट होती है। देयरफॉर इट इज सेड दैट इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया जो है फेडरल के फॉर्म में है और यूनिटरी इन स्पिरिट, अलग अलग जगह पे यूनिटरी स्पिरिट भी है, स्पिरिट फॉर्म में। सम इम्पोर्टेंट जो यूनिटरी फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यहाँ पे बताया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया इज स्ट्रॉन्ग, भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मजबूती में है। एंड हैज बीन वेस्टेड विथ पावर एंड ऑथोरिटी, और उनके पास पावर के साथ ऑथोरिटी भी वेस्टेड है। There exist 3 lists on which the government can make laws. वहाँ पे 3 लिस्ट होते हैं जो लॉ को गवर्नमेंट के साथ बना सकते हैं। दीज आर यूनियन लिस्ट, पहला है यूनियन लिस्ट। इट कंटेन्स 97 सब्जेक्ट्स ऑन विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज सच एज डिफेंस एंड फाइनेंस, कि यहाँ पे 97 सब्जेक्ट कंटेन होता है यूनियन लिस्ट में। 97 सब्जेक्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ है, जो लॉज को बना सकते हैं डिफेंस, फाइनेंस एंड सिविल। स्टेट लिस्ट में जो कंसिस्ट है 67 सब्जेक्ट है, ऑन विच ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ, जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है एजुकेशन पे, हेल्थ पर। अब आते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट दोनों पे जो आपकी 47 सब्जेक्ट कंटेन करता है, वो बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यूज कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, सच एज क्रिमिनल लॉज है, लॉज ऑन एडल्ट्रेशन है, इस सब पे ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है कंकरेंट लिस्ट से। इन केस बोथ गवर्नमेंट डू नॉट एग्री ऑन दी सेम मैटर, कि इस पे जो दोनों गवर्नमेंट है वो सेम मैटर पर क्या दोनों एग्री नहीं हो सकती। द विल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट प्रिवेल्स, और फिर वहां पे यूनियन गवर्नमेंट के जो विल है वो प्रिवेल्स कर जाएंगे। दीज मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया जाएगा, माना जाएगा। अब आते हैं देयर इज ओनली वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री फॉर विच बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ड्राइव देयर पावर एंड ऑथोरिटी। सिर्फ एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है देश के लिए जो दोनों सेंट्रल और आपके बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर और ऑथोरिटी ड्राइव कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता फॉर ए सिंगल सिटीजनशिप फॉर द कंट्री के लिए, सिंगल सिटीजनशिप के लिए वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट गिव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव टू द स्टेट्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव जो इक्वल गिव नहीं देता, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देते। स्टेट गेट रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ देयर स्टेट, मतलब कि सारे इक्वल, मान कि हर एक स्टेट है तो अलग स्टेट से सेम मेंबर जाएंगे राज्यसभा में, ऐसा नहीं होता। जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां से ज्यादा आपके ये जाते हैं, मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में, और जहां पे कम पॉपुलेशन है वहां से कम जाते हैं।
जैसे उत्तर प्रदेश में ज्यादा है तो वहां पे पॉपुलेशन, तो वहां से ज्यादा राज्यसभा में मेंबर जाते हैं। देयर, अब के बोला जाता है देयर एग्जिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नोन एज यूनियन टेरिटोरीज, कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एग्जिस्ट करता है जिसे हम यूनियन टेरिटोरीज बोलते हैं, अंडमान निकोबार, दिल्ली, ये सब, विच आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड किया जाता है यूनियन टेरिटरीज को। दिस हैज फर्दर इंक्रीज द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो डायरेक्ट उनका पावर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर जो वहां पे इंक्रीज होते हैं। आगे आती है, अब आता है लोकसभा। लोकसभा जिसे हम बोला जाता है कि नॉन एज हाउस ऑफ पीपल एज इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। लोकसभा ए पीपल का हाउस होते हैं जिसमें मेंबर्स डायरेक्टली जो है पीपल के द्वारा चुनकर इलेक्टेड करके वहां पे भेजा जाता है लोकसभा में। टर्म जो होते हैं मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के मेंबर जो इलेक्टेड होता है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, ये 5 साल के लिए अगर एक बार जीत के जाती हैं लोकसभा में तो 5 साल के लिए वो आपका एमपी है। आगे बोला जाता है हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर कंप्लीटिंग इट टर्म बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। इट कैन बी, इट डिसॉल्व भी हो सकता है कंप्लीटिंग इट टर्म, क्या कि प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस और उनका कैबिनेट मिनिस्टर जो उनकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट के द्वारा उसे डिसॉल्व भी किया जा सकता है। द टर्म ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का टर्म कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए ईयर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान 1 साल के लिए लोकसभा का टर्म क्या हो सके, एक्सटेंड हो सकता है। अब आते हैं कंपोजिशन, लोकसभा का कंपोजिशन। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा का वो अभी 552 मेंबर्स है, 552 मेंबर्स हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार नॉट मोर देन 530 मेंबर्स कैन रिप्रेजेंट द स्टेट्स, वो स्टेट्स को 530 से ज्यादा मेंबर्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एंड नॉट मोर देन 20 मेंबर्स कैन रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटोरीज, 530 मेंबर तक आपके स्टेट्स के हो सकते हैं और 20 मेंबर्स जो है आपकी यूनियन टेरिटोरीज के हो सकते हैं। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बाकी 2 मेंबर जो है वो राष्ट्रपति जो देश की हैं इंडिया का, वो आपके इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं उन्हें। फिर बोला जाता है सीट, जो लोकसभा में सीट जो अलॉटेड होता है टू दी स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, उनके वहां की पॉपुलेशन के बेसिस पे स्टेट से क्या होता है लोकसभा की सीट्स अलॉटेड किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बोला ना कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा होते हैं, ज्यादा क्योंकि वो आपकी ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, वही गोवा चले जाते हैं तो गोवा में कम होते हैं। तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश बीइंग द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया सेंड 80 मेंबर्स टू द लोकसभा। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आपके पॉपुलेशन स्टेट्स होने के लिए वही है, इसीलिए वहां से 80 मेंबर्स लोकसभा में भेजे जाते हैं। वाइल लेकिन सिक्किम गोवा सेंड 1 and 2 मेंबर्स रिस्पेक्टिवली, लेकिन सिक्किम गोवा से सिर्फ 1 या 2 मेंबर्स को भेजा जाता है। लोकसभा के लिए मेंबर्स बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला तो ये भारत की नागरिकता होना चाहिए। शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, और 25 साल का एज से कम नहीं होना चाहिए, 25 ईयर्स मिनिमम एज होना चाहिए। हिज नेम शुड बी इन द इलेक्टोरल रोल्स इन सम पार्टी ऑफ द कंट्री, कंट्री के सम पार्ट्स की इलेक्टोरल रोल्स में उनका नाम होना चाहिए। फिर बोला जाता है ही शुड नॉट बी अंडर डेब्ट और शुड बी एबल टू मीट हिज और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, मीन्स कि ये डेब्ट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये आपके मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के एबल योग होना चाहिए। फिर ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऐसा प्रॉफिट का ऑफिस उनको होल्ड नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें जॉब है तो उन्हें 6 मंथ पहले या उन्हें जब इलेक्शन वो लड़ रहे हैं तब तक उनका वो नौकरी वहां पे गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल एंड शुड बी ऑफ साउंड माइंड,
एक प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल के कि वो प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। शुड साउंड माइंड होना चाहिए उनका। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप का डिसक्वालिफिकेशन क्या है कि ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिसक्वालिफाइड, कोई भी पार्लियामेंट के मेंबर डिसक्वालिफाइड अंडर फ्लोइंग सर्कमस्टांसेस, ये सर्कमस्टांसेस के अनुसार ये डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई ऑफिस हो प्रॉफिट का ले चुके रखे हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसका मेंबरशिप क्या हो सकता है, डिसक्वालीफाई हो सकता है। इफ एनी कोर्ट डिक्लेयर्स हिम टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई भी कोर्ट उसे डिक्लेयर कर दिया कि अनसाउंड माइंड ऑफ पीपल हैं, तो ये डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है। इफ ही इज एन इंसॉल्वेंट और हैज नॉट बीन एबल टू पे हिज डेब्ट, अगर वो अपना डेब्ट पे करने के योग्य नहीं है, इंसॉल्वेंट है, ठीक है, मैं अपना वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं, तो इसे डिसक्वालिफिकेशन का मेंबरशिप में डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है। इफ इट इज फाउंड दैट ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया का नागरिकता नहीं है, फाउंड होता है कि आपका इंडिया का नागरिकता नहीं है, तो उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। हैज विलिंगली एक्वायर्ड सिटीजन ऑफ एनी फ्रोजन स्टेट, और ये अगर विलिंगली कोई अगर फ्रोजन स्टेट का सिटीजनशिप ले सके तो डिसक्वालीफाई हो सकती है। इफ ही इज डिसक्वालीफाइड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया गया है उसको डिसक्वालीफाइड कर सकते हैं, तो ये डिसक्वालिफिकेशन मेंबरशिप का है। आगे आते हैं वैकेशंस ऑफ सीट्स ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा बिकम वैकेंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस के कारण जो राज्यसभा या लोकसभा का जो सीट्स है वो वैकेंट हो सकते हैं। इफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर अगर रिजाइन करते हैं अपने सीट से, तो वहां वैकेंट हो सकता है, खाली हो सकता है। अगर कोई मेंबर रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम द हाउस कंटिन्यूसली फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज, अगर वहां पे मेंबर जो एमपी राज्यसभा या लोकसभा में 60 दिन से लगभग 60 डेज के पीरियड के लिए कंटिन्यूसली हाउस है, तो ये मेंबर वहां पे वैकेंट सीट हो सकती है। इफ ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट के मेंबर इलेक्टेड है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, तो ही हैज टू गिव अप हिज सीट इन द पार्लियामेंट एंड वाइस वर्सा, कि अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्टेड करने जा रहे हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पहले क्या होना होगा, छोड़ना पड़ेगा, तो वो आपका तभी वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए लड़ सकते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में योगी का जब सीएम बनाया जा रहा था शुरू में, तो वो क्या किए थे, सबसे पहले एमपी का सीट छोड़े थे, फिर इलेक्टेड हुए थे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, फिर वो वहां से चुने गए, फिर वो सीएम बने थे। आगे आता है प्रोसीड्यूर इन दी पार्लियामेंट। प्रोसीड्यूर इन दी पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में प्रोसीड्यूर क्या होते हैं, दे आर सर्टेन प्रोसीड्यूर सेशंस इन दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सेशन जो होता है, प्रोसीड्यूर जो होते हैं सर्टेन होते हैं। दीज आर सेशंस, पहला सेशन कि प्रेसिडेंट आपके समन्स भेजते हैं, प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के प्रत्येक मतलब कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में प्रेसिडेंट समन्स भेजती है। ईच हाउस हैज टू मीट फॉर एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, कि ईच हाउस जो प्रत्येक हाउस है वो एटलीस्ट ट्वाइस, एक साल में कम से कम 2 बार जरूर मिले। डिफरेंस बिटवीन जो 2 कंसेक्यूटिव सेशन शुड नॉट बी लेस देन 6 मंथ, मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव सेशंस का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 6 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। आगे जनरली देयर आर 3 सेशंस, वहां पे 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। अब आते हैं क्वायरम। क्वायरम जो होता है कि नो बिल्स कैन बी पास इफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉट प्रेजेंट इन द हाउस। अगर हाउस में राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स अगर प्रेजेंट नहीं है, तो वो बिल वहां से पास नहीं हो सकता। दिस इज नोन एज क्वायरम, इसी को क्या कहते हैं, क्वायरम। मतलब कि आपके इतने मेंबर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स आपके राज्यसभा लोकसभा में होना चाहिए, तभी वहां से बिल पास होंगे, वरना पास नहीं होंगे, तो इसका हम क्या कहते हैं, क्वायरम बोलते हैं। आगे बोला जाता है कि द स्पीकर कैन एडजॉर्न द हाउस अंटिल द रिक्विसाइड क्वायरम और रिक्वायर्ड मेंबर्स आर प्रेजेंट।
तो स्पीकर जो है वो एडजन करेंगे आपकी हाउस को जब तक रिक्विसाइड क्वायरम या रिक्वायर्ड मेंबर जब प्रेजेंट ना हो जाए तब तक। अब आते हैं क्वेश्चन आवर होता है, मतलब आस्किंग आवर होता है वहां पे मेंबर्स लोग के लिए। तो क्वेश्चन आवर जो होता है टाइम होता है, वो समय होता है पार्लियामेंट में, जहां पर मेंबर ऑफ ए हाउस, ठीक है, हाउस के मेंबर आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे क्या करते हैं, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, आस्क करते हैं। दिस राइट बोलता जाता है, दिस राइट ऑफ मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दी गवर्नमेंट इज नोन एज इंटरपेलेशन, कि जो राइट मेंबर्स को दिया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए गवर्नमेंट से, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरपेलेशन बोलते हैं। बोलता है फर्स्ट आवर जो एवरी वर्किंग डे होता है, प्रत्येक वर्किंग डे का फर्स्ट आवर जो होता है पार्लियामेंट में वो रिजर्व्ड होता है क्वेश्चन आवर के लिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वहां पे 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं जो पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं। दीज आर स्टार्ड क्वेश्चन, एक स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, वो वैसे क्वेश्चन होते हैं जो हाउस के मेंबर ओरल आंसर इन दी पार्लियामेंट वांट ओरल आंसर, वो ओरली आंसर चाहते हैं पार्लियामेंट कि वो बोल के बताए। दूसरे जो होते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चंस आर दोज टू विच आंसर हैव टू गिवन इन द रिटन फॉर्म। एक अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आंसर दिया जाता है रिटन फॉर्म में। एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी नोटिस शॉर्टर आपकी 10 डेज के शॉर्टर नोटिस में आस्क किया जाता है, और इट इज अप टू मेंबर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। और एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ए मेंबर के पास होता है कि एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट हो। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस, कितने तरह के वहां पे मोशंस होते हैं। ए मोशन इज प्रोपोजल मेड बाय ए मेंबर ऑफ द हाउस टू टेक सम इम्पोर्टेंट मैटर रिलेटेड टू पब्लिक इम्पोर्टेंस फॉर डिस्कशन। डिस्कशंस के लिए, पब्लिक इम्पोर्टेंस के डिस्कशंस के लिए आपकी मैटर रिलेटेड इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो आपकी हाउस के मेंबर के द्वारा प्रोपोजल मेड होता है, जिसको हम मोशंस कहते हैं। मेंबर्स ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स बाय ब्रिंगिंग इन द मोशन। मोशंस में ब्रिंगिंग इम्पोर्टेंट मैटर्स को गवर्नमेंट के अटेंशन मेंबर्स के ने ड्रॉ करते हैं मोशन। सब इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ जो मोशंस है वो पहला है एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन जो होता है वो ऐसा मोशन है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीड्यूर होता है, जिसमें आपकी डिस्कसिंग द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक ओपिनियन लिविंग एसाइड द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। हाउस के नॉर्मल बिजनेसेस के एसाइड लिविंग ओपिनियन, ये आपकी अर्जेंट पब्लिक ओपिनियन क्या होता है मैटर का, जिसपे डिस्कस किया जाता है एडजॉर्नमेंट मोशन। सच मोशंस आर जनरली अलाउड ऑन सब्जेक्ट such as large scale dacoity, occurrence of disasters, natural calamity, फिर communal tension etc. ये सब इस adjournment motions में आती है। अब आते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक आती है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वैसा प्रोपोजल होता है जिसमें लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, मिनिस्ट्री में लेक ऑफ कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस होता है। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट से। इफ ए मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, अगर मोशन नो कॉन्फिडेंस का है तो इज मूव्ड बाय द ऑपोजिशन, ये ऑपोजिशन के द्वारा मूव्ड होता है विद द रिक्वायर्ड सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स। ये 50 कम से कम 50 मेंबर्स के रिक्वायर्ड सपोर्ट से ऑपोजिशन के द्वारा मूव्ड होता है, वो चलता है। इट इज फर्स्ट डिस्कस्ड, ये पहले डिस्कस किया जाता है, देन पुट टू वोट, और फिर उसके बाद वोट पड़ती है उस पे मैटर पे। इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास इन दी लोकसभा, अगर लोकसभा से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाते हैं तो गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन,
तो ये गवर्नमेंट जो है उसे रिजाइन देना पड़ता है। अब आते हैं एडजॉर्नमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ द हाउसिंग। तो जब गवर्नमेंट रिजाइन देती है बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशंस के पास होने के कारण जो है वो गवर्नमेंट जो है क्या रिजाइन दे देती है। द प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिकमेंड कर सकते हैं हाउस की डिसोल्यूशन के लिए। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द हाउस। प्रेसिडेंट जो है हाउस को डिसॉल्व कर सकती है अब जो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड, जिसको वो रिकमेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है। एंड इफ देयर आर नो पार्टी, अगर वहां पे कोई पार्टी नहीं है विच हैव द मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर वहां पे कोई पार्टी नहीं जिसके पास मेजोरिटी है वो गवर्नमेंट क्या करेगा, बना लेगी। द हाउस कैन ऑल्सो बी एडजॉर्न, हाउस को भी एडजॉर्न कर दिया जाएगा। ही इफ ए सिटिंग और एन एक्स मेंबर ऑफ द हाउस, अगर हाउस में अगर एक्स मेंबर जो है जो सिटिंग है वो डाइड कर गए हैं, मर चुके हैं, तो देयर इज टू मच डिसऑर्डर इन द हाउस, वहां पे बहुत सारा डिसऑर्डर हाउस में होते हैं। व्हेन देयर इज नो क्वायरम इन द हाउस, हाउस में अगर कोई क्वायरम भी नहीं होता, ठीक है, तो और वेन आपके देयर इज नो क्वायरम इन द हाउस, हाउस में अगर कोई क्वायरम नहीं होते हैं तो बोला जाता है कि नेक्स्ट आपकी जो आता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर के बारे में जानते हैं कि लोकसभा के स्पीकर जो है इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, हाउस के वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनका बात सभी मेंबर्स को मानना पड़ता है। बोला जाता है ही इज इलेक्टेड फ्रॉम एमंग द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट के मेंबर्स के द्वारा उन्हें चुन कर इलेक्ट करके वहां पे स्पीकर बनाया जाता है। आगे बोला जाता है आफ्टर हिज हर इलेक्शन, उनके इलेक्शन होने के बाद स्पीकर हैज टू एक्ट इम्पार्शियली, तो जो स्पीकर जो है वो एक्ट एज इम्पार्शली वहां पे एक्ट करेंगे, मतलब कि बेमानी, मतलब कि वो दोनों को, मतलब कि ऑपोजिशन पार्टी और जो सपोर्टिव पार्टी दोनों को वो क्या हैंडल करेंगे। बोला जाता है नेक्स्ट कि स्पीकर इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, जो स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है वो 5 साल के लिए इलेक्ट चुना जाता है। A deputy speaker looks after the proceedings of the house if the speaker is absent or his her seat falls vacant। एक वहां पे डिप्टी स्पीकर को भी वहां पे हायर कर दिया जाता है, प्रोसीडिंग कर दिया जाता है अगर स्पीकर वहां के हाउस के स्पीकर एब्सेंट है या वो सीट वैकेंट है। तो अब आते हैं फंक्शंस ऑफ द स्पीकर्स, स्पीकर्स के फंक्शन रिलेटेड टू कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ द हाउस, हाउस के बिजनेस कंडक्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है। स्पीकर के फंक्शन क्या है कि स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द बिजनेस ऑफ द हाउस, हाउस के बिजनेस के ओवर वो क्या करते हैं, स्पीकर प्रिसाइड्स करते हैं। अलॉट्स टाइम फॉर डिस्कशन के लिए टाइम अलॉट करते हैं कि 15 मिनट आपको दे रहे हैं, फिर 10 मिनट उनको दे रहे हैं, तो उस तरह से वो टाइम अलॉट करना किया जाता है और उन्हीं टाइम के बीच में जो मेंबर्स है वो अपनी बातें को सबके के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। हिज डिसीजन इन द ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स इज फाइनल, और उनका लास्ट डिसीजन जो होते जैसे जज बैठती है ना, प्रिंसिपल जो होता है प्रिंसिपल डिसीजन करके जो मैटर बता देते हैं स्कूल में, तो उसी तरह वहां पे स्पीकर होते हैं। तो उनका जो लास्ट डिसीजन होता है वो सभी पार्लियामेंट्री मैटर्स में फाइनल हो जाते हैं। सभी बिल्स पास्ड बाय दी लोकसभा, ऑल बिल्स, जितने भी बिल्स जो होते हैं लोकसभा के द्वारा पास होता है, हैव टू बी साइंड बाय दी स्पीकर, जो स्पीकर के द्वारा साइन कर दिया गया है वो लोकसभा के द्वारा वो बिल पास हो चुके हैं। He puts issues to vote and announces the results, ये इश्यूज पे अगर वोट डलवाते हैं और रिजल्ट पे अनाउंस करते कि कोई अगर डिस्प्यूट हो गए मेंबर्स में तो क्या होंगे, वहां पे वोट डलवाएंगे कि जिसका ज्यादा मेंबर आएंगे वो अगर बिल पास होना है या नहीं, तो ज्यादा मेंबर्स अगर बिल पास करने पे तो बिल पास हो जाएगी, अगर नहीं है तो बिल पास फिर नहीं होते। स्पीकर डिसाइड इफ ए बिल इज ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, कि स्पीकर डिसाइड करेगा कि ये जो बिल ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है।
वो कौन डिसाइड करेंगे? स्पीकर डिसाइड करते हैं। फिर आगे आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। क्या आते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस आते हैं। स्पीकर रिसीव्स ऑल पेटिशंस एंड डॉक्यूमेंट इन द हाउस, कि स्पीकर जो इतने भी पेटिशंस है, डॉक्यूमेंट्स है हाउस में क्या करते हैं? वो रिसीव करते हैं। ही कम्युनिकेट्स ऑल डिसीजंस विच आर टेकन इन द हाउस टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। ये सारे कम्युनिटीज जितने ही कम्युनिकेट सभी डिसीजंस को कम्युनिकेट करती है हाउस में जो भी लिया गया है टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। अब आते हैं डिसिप्लिनरी फंक्शन, अनुशासित फंक्शन क्या है? तो स्पीकर मेंटेन्स ऑर्डर इन दी हाउस, हाउस में स्पीकर जो है ऑर्डर मेंटेन करती है। ही कैन सस्पेंड ए मेंबर और इन द केस ऑफ सीरियस डिसऑर्डर में एडजॉर्न दी हाउस। जो हाउस में एडजॉर्न डिसऑर्डर, अगर सीरियस डिसऑर्डर पे मेंबर को क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं। कौन? स्पीकर के पास पावर होता है। इफ इनडिसेंट वर्ड्स आर यूज्ड बाय द मेंबर्स, अगर इनडिसेंट अगर वर्ड यूज किया गया, मेंबर्स ने यूज किए, तो स्पीकर में ऑर्डर नॉट टू यूज सच वर्ड्स इन द फ्यूचर, कि ये ऑर्डर फिर फ्यूचर में यूज ना करें, उपयोग ना करें। वो स्पीकर उन्हें ऑर्डर देता है। फिर स्पीकर डिसाइड इन अकॉर्डेंस विथ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ ए मेंबर स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, हिज डिसीजन इज कंसिडर्ड फाइनल। कि अगर स्पीकर जो है अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ के अकॉर्डेंस से अनुसार ये डिसाइड करती हैं कि अगर मेंबर स्टैंड डिस्क्वालिफाइड, अगर वो डिस्क्वालिफाइड है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ही डिसीजन इज कंसिडर फाइनल। तो उसका कंसिडर जो स्पीकर का होगा वो फाइनल होगा, मतलब वो जो बोल दिए वो हो जाएगा। अब आते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती हैं कि स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर सम कमिटीज, जो स्पीकर है वो कुछ कमेटी जो हाउसेज के कमिटीज को प्रिसाइड करते हैं एज द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और रूल्स कमेटी, ऐसे कुछ वो बनाते हैं। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल कमेटीज, और ऑल कमेटीज का वो चेयरमैन भी क्या करती है? अपॉइंट करती है हाउस में, और इशूज डायरेक्शन टू देम, और उसके डायरेक्शन जो है उसके इश्यूज को डायरेक्शन करते हैं। अब आते हैं मिसलेनियस फंक्शन, कुछ वहां पे मिसलेनियस। स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशंस ऑफ बोथ हाउस, वो दोनों हाउसेज के ज्वाइंट सेशन के ओवर वो क्या स्पीकर प्रिसाइड रहते हैं। ही प्रिसाइड्स ओवर कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया। भारत में लेजिस्लेटिव बॉडी के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के कॉन्फ्रेंस में वो प्रिसाइड रहते हैं। अब आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा, लोकसभा हम पढ़ लिए, राज्यसभा जो होते हैं अपर हाउस, पार्लियामेंट के अपर हाउस को, ऊपरी घर को जो है उसे हम क्या बोलेंगे? सभा, ठीक है, उसे हम राज्यसभा बोलेंगे। इट रिप्रेजेंट द स्टेट्स इन इंडिया, ये भारत में स्टेट्स के बीच में रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को। टर्म राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, राज्यसभा जो होते हैं परमानेंट हाउस होते हैं। एज इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, उसे हम डिजॉल्व नहीं कर सकते। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो आपके 6 ईयर पीरियड के लिए इलेक्टेड होते हैं, 6 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं। 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। 1/3 ऑफ द जो मेंबर होता है वो एवरी ईयर, 1/3 ऑफ मेंबर एवरी ईयर क्या होते हैं? यहाँ पे टोटल 6 ईयर्स में, एवरी 6 ईयर्स में रिटायर करते हैं, मतलब कि उसके वहां से छुट्टी हो जाती है, जैसे होती है ना गवर्नमेंट जॉब में रिटायरमेंट, तो उसी तरह वहां पे एवरी 6 ईयर्स में रिटायरमेंट 1/3 को रिटायर करना दिया जाता है। अब आते हैं कंपोजिशन। राज्यसभा में टोटल जो 250 मेंबर्स है, राज्यसभा में टोटल जो मेंबर्स 250 मेंबर्स है। ऑफ दीज 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, 12 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। दीज आर इंडिविजुअल्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो ये स्पेशली इंडिविजुअली जो कंट्रीब्यूटेड इमेंसली जो ये एजुकेशन के फील्ड में उसे कंट्रीब्यूटेड अपॉइंट करते हैं, स्पोर्ट्स के, आर्ट, साइंसेज, सोशल सर्विसेज etc, इस पे वो क्या किया जाता है? अपॉइंट करती हैं। बाकी जो रिमेनिंग आपके 238 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा का, वो इलेक्टेड जो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर के द्वारा इलेक्टेड किया जाता है।
सीट्स आर एलोकेटेड टू दी स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। जो सीट्स आपकी एलोकेटेड किया जाता है स्टेट्स में वो पॉपुलेशन के हिसाब से किया जाता है। वही सिमिलरली उत्तर प्रदेश से ज्यादा मेंबर आएंगे, गोवा मिजोरम तरफ से कम मेंबर आएंगे। तो वाइल उत्तर प्रदेश सेंड्स 31 मेंबर्स, मिजोरम सेंड्स ओनली 1 मेंबर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा है और मिजोरम में कम है। अब राज्यसभा के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए कि राज्यसभा के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दोनों सभा के लिए तो सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन, और एज 30 ईयर से छोटा नहीं होना चाहिए, मिनिमम वो 30 ईयर्स की होनी चाहिए। His name should be in the electoral rolls in some parts of the country। कंट्री के कोई कुछ रोल पार्ट्स में इलेक्टोरल रोल्स में उनका नाम होना चाहिए। He should not be under debt and should be able to meet his or financial requirement। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से मिलने के योग होना चाहिए, अंडर डेप्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वही गवर्नमेंट के अंदर जो भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंदर का प्रॉफिट वो नहीं ले। फिर ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, और क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। शुड बी ऑफ साउंड माइंड, और ये अच्छे शांत दिमाग सोचने वाले आदमी होना चाहिए, ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा। वो अपना मीटिंग, जैसे चेयरमैन आपकी स्पीकर होते हैं ना लोकसभा में, उसी तरह वहां पे वो बोल सकते हैं कि राज्यसभा के लिए वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ही वोट्स इन द हाउस ओनली इन द केस ऑफ टाई। जब टाई हो जाए वहां पे हाउस में कोई भी वोट पे, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपना वोट देके जिधर वो देंगे वो बिल उधर से ही पास होंगे। कि द डिप्टी चेयरमैन एल्सो इलेक्टेड। डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो एल्सो इलेक्टेड फ्रॉम द एमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउसेज के मेंबर से वो इलेक्टेड होते हैं। ही परफॉर्म्स ऑल फंक्शन ऑफ द चेयरमैन इन द अब्सेंस ऑफ लेटर। मतलब कि अगर चेयरमैन वहां पे अब्सेंस है आपके राज्यसभा का, तो डिप्टी चेयरमैन वहां पे लीड करेंगे और वो आपके वहां पे हैंडल करेंगे, चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। आगे आती है पावर एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। पावर और फंक्शन देखेंगे राज्यसभा का, तो बोला जाता है कि लेजिस्लेटिव पावर जो होती हैं आपकी राज्यसभा लेजिस्लेटिव पावर्स, लोकसभा एंड राज्यसभा मेक लॉ ऑन द यूनियन लिस्ट ऑन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सच एज फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं यूनियन लिस्ट पर, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर आपका बनता है, जैसे फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पे। बोथ हाउसेज एल्सो मेक लॉज ऑन दी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट पर लॉज बनाती है दोनों हाउसेज। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स विद द स्टेट गवर्नमेंट, द लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेड। कि दोनों हाउसेज जो होते हैं वो कंकरेंट लिस्ट पर क्या करती है, लॉज बनाती हैं, और कन्फ्लिक्ट के केस में, जो कन्फ्लिक्ट के केस में क्या करती है विद द स्टेट गवर्नमेंट से, लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेड। जो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आगे आता है कि द हाउसेज कैन मेक लॉज ऑन द मैटर्स। मैटर्स पे लो हाउसेज के द्वारा जो है वो आपकी मैटर्स पर क्या वो लॉज बना सकती हैं, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट। अगर 3 लिस्ट में नहीं है तो ये दोनों हाउसेज मिलके नई कानून लॉज ला सकती हैं। दिस पावर इज नोन एज रेसिड्यूरी पावर्स। इसी को हम रेसिड्यूरी पावर्स भी कहते हैं। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो इंक्लूडेड है सब्जेक्ट पर वो पार्लियामेंट जो है उस पर लॉज बना सकती हैं ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय पर। वो बोला जाता है when the राज्यसभा passes a resolution stating that the subject in the state list is of national importance and when 2 or more states in the Rajya Sabha wants law on the subject in the state list should be made by the parliament।
कि अगर पार्लियामेंट के जो लॉज बनाना चाहती है स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट पे, तो इमरजेंसी के दौरान अगर राज्यसभा पासेज एक रिजोल्यूशन आपके रिजोल्यूशन स्टेटिंग वहां से पास हो रहे हैं कहाँ राज्यसभा से, तो ये सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट एक आपके नेशनल इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। अगर दो या दो से ज्यादा राज्य स्टेट राज्यसभा में अगर लो चाहती हैं उस सब्जेक्ट पर स्टेट लिस्ट में, तो ये पार्लियामेंट के द्वारा लो बना दिया जाएगा। आगे आते हैं, प्रेसिडेंट कैन पास ऑर्डिनेंसेस एट द टाइम व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। कि प्रेसिडेंट जो है ऑडियंस के पास भी एक समय पर पास कर सकता है जब पार्लियामेंट में सेशन नहीं है। However, the audience ceases to exist after 6 weeks. कि ऑडियंस जो है वो चीज कर सकता है एग्जिस्ट आफ्टर 6 weeks, 6 सप्ताह के बाद वो एग्जिस्ट हो सकता है। When there is, जब वहां पे ब्रेकडाउन आपकी कंस्टिट्यूशनल मशीनरी इन दी स्टेट में कंस्टिट्यूशनल मशीनरी पे क्या हो का ब्रेकडाउन हो जब, तो इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय दी पार्लियामेंट इन दैट स्टेट। तो कभी कभी देखते होंगे कि स्टेट में इमरजेंसी लग गया, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट साहब का लग जाता है, तो पार्लियामेंट उस स्टेट पे क्या करता है, इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड लगा सकती है। पार्लियामेंट एक्ट एज लेजिस्लेचर इन सच ए स्टेट एंड एज्यूम्स ऑल इंपॉर्टेंट पावर इन दी स्टेट। पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर की तरह का एक्ट करेगी कब, जब स्टेट एंड एज्यूम्स ऑल, ठीक है, इन सच ए स्टेट, लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट आपका एक्ट करेगी वहां पे स्टेट्स में एज्यूम्स ऑल इंपॉर्टेंट पावर्स इन दी स्टेट, जो वहां पे स्टेट का में पावर जो इंपॉर्टेंट पावर्स है। आगे जो आपकी आती हैं सर, आगे जो आपकी आती है फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर जो होता है ऑल बिल्स एक्सेप्ट दी मनी बिल। फाइनेंशियल पावर की सभी बिल्स सिर्फ मनी बिल्स को छोड़ के कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट के आइदर हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है सिर्फ मनी बिल छोड़ के। मनी बिल्स कैन ओरिजिनेट ओनली इन दी लोकसभा। जो मनी बिल्स हैं वो सिर्फ आपकी लोकसभा में ओरिजिनेट होता है। राज्यसभा प्लेज ओनली एंड एडवाइजरी रोल्स इन दी फाइनेंशियल स्फीयर। राज्यसभा जो है एक आपकी एडवाइजरी रोल प्ले करती है फाइनेंशियल स्फीयर में। पार्लियामेंट पासेज दी यूनियन बजट, जो आपकी पार्लियामेंट जो है वो यूनियन बजट पास कर रही है, पास करती है, जो कंसिस्ट ऑफ द टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम जो कंसिस्ट हो रहा है वो आपकी पार्लियामेंट यूनियन बजट से क्या होती है, पास होती है। पार्लियामेंट में आज फॉर ए सप्लीमेंट्री ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए पार्लियामेंट में आज पूछ सकती है इफ द अमाउंट ऑथोराइज्ड फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर इज इनसफिशिएंट। अगर अमाउंट जो ऑथोराइज किया गया था करेंट फाइनेंशियल के लिए उस ईयर में, ठीक है, करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसे इनसफिशिएंट है, तो वो आज भी कर सकता है, मैं आज कर सकती हूँ कौन, पार्लियामेंट। आगे आता है इफ द बजट इज नॉट पास्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में अगर बजट पास नहीं हुआ, दो एग्जीक्यूटिव में ड्रॉ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड से वो क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव वहां से ले सकती है अंटिल द बजट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जब तक बजट पास ना हो जाए पार्लियामेंट से तब तक। पार्लियामेंट डिसाइड्स ऑन द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द एमपी। पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है कि एमपी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के अलाउंसेज, सैलरीज क्या होंगे। नो टैक्सेज कैन बी इम्पोज्ड। कोई भी टैक्स आपकी इम्पोज नहीं होता पीपल पर। और मनी कैन बी सेंट बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के द्वारा जो मनी है वो सेंड कर दी जाती है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बिना अप्रूवल के। आगे आता है नेक्स्ट आपकी कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के ओवर कंट्रोल क्या क्या होना चाहिए, तो पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव बाय पोजिंग क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स रिलेटेड टू पब्लिक ओपिनियन ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। कि पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज में कंट्रोल ओवर जो एग्जीक्यूटिव है बाय पोजिंग क्वेश्चंस, मिनिस्टर जो रिलेटेड पब्लिक ओपिनियन का है ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर्स में वो क्वेश्चन कर सकते हैं।
बाय आस्किंग क्वेश्चंस आस्क करने के द्वारा, पूछने के द्वारा मेंबर्स कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस के मेंबर जो है हाउस के अटेंशन ड्रॉ करवा सकते हैं एंड पीपल टुवर्ड अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अनजस्ट करवा सकते हैं पीपल को, ठीक है, पीपल टुवर्ड उधर स्थित करवा सकते हैं। पार्लियामेंट कैन पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस का मोशन पार्लियामेंट पास करवा सकता है। तो फिर इफ सच ए मोशन इज पास्ड, अगर ये मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, फिर गवर्नमेंट को रिजाइन देनी पड़ेगी। एडजॉर्नमेंट मोशन कैन बी पास ऑन सर्टेन ओकेजन, कुछ सर्टेन ओकेजन पर आपकी एडजॉर्नमेंट मोशंस भी पास हो सकते हैं। व्हेन ए मिसहैप टेक्स प्लेस सच एज रेलवे एक्सीडेंट, किलिंग ऑफ पीपल ड्यूरिंग राइड्स एटीसी, मतलब कि एडजॉर्नमेंट मोशंस भी वहाँ पे पास करवा सकते हैं ऑन सर्टेन ओकेजन पे, जैसे मिसहैप्स वहाँ पे हो रहा है, जैसे रेलवे एक्सीडेंट हो गया, किलिंग ऑफ पीपल ड्यूरिंग राइड्स के दौरान, विद्रोह के दौरान हो गए, तो उस समय वहाँ पे एडजॉर्नमेंट मोशन पास करवा सकते हैं। थ्रू दिस मोशन, ये मोशन के दौरान क्या होता है, पार्लियामेंट ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, कि मोशंस के दौरान पार्लियामेंट जो ड्रॉ अटेंशन पीपल्स की अटेंशन टुवर्ड ओमिशन और कमीशन के टुवर्ड क्या करते हैं, पीपल का अटेंशन दिलवाते हैं पार्लियामेंट। एक कट मोशन में भी मूव्ड, एक कट मोशन जो है वो आपका पार्लियामेंट मूव्ड होते में भी मूव कर सकते हैं, जब कब अगर पार्लियामेंट एम्स टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ ग्रांट प्रेजेंटेड टू द लोकसभा, कि पार्लियामेंट जो एम्स क्या है कि जो डिमांड ग्रांट आपकी जो डिमांड ग्रांट का जो डिमांड है वो रिड्यूस अगर हो चुका है लोकसभा में, तो इट एल्सो इंश्योर दैट, ये एल्सो इंश्योर करता है कि पब्लिक मनी इज स्पेंट इन अकॉर्डिंग, कि जो पब्लिक मनी है अकॉर्डेंस किसके विथ द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट के डिसीजन के अनुसार ही वो स्पेंड पब्लिक मनी स्पेंड हो सकता है, ये इंश्योर करवाती है। अब आते हैं नेक्स्ट जुडिशियल पावर देखेंगे। क्या देखेंगे, जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल पावर जो आपका बोला जाता है, जुडिशियल पावर क्या है कि जुडिशियल पावर जो है कि पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, तो जो पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है कि ओनली चार्ज ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट, अगर ग्रेव मिसकंडक्ट के चार्ज पे प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटीसी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वो हत्या हो रहा है उस समय भी, तो इफ द चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर पास्ड बाय 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज, कि जो चार्ज जो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो पास करवाएगा वो 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज में पास होना चाहिए। द प्रेसिडेंट में भी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, तो प्रेसिडेंट को वहां से निकाला जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट कुछ गलत कर रही है तो 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए दोनों हाउस से, तो वो प्रेसिडेंट को वहां से डिस्प्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अगर कुछ गलत कर रही हो तो। पार्लियामेंट कैन रिमूव द जजेस, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव कर सकते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव कर सकते हैं, कंप्ट्रोलर को भी, ऑडिटर जनरल जो इंडिया के ऑडिटर जनरल है उनको भी कर सकते हैं, इफ दे आर फाउंड टू बी वायलेटिंग एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजन को वायलेट कर रहे हैं तो उन्हें क्या रिमूव किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। Parliament can punish a person for hampering the work of the Parliament or for ridiculing them, अगर पार्लियामेंट के वर्क पे कोई पर्सन अगर हैम्परिंग कर रहे हैं तो पार्लियामेंट जो उसे पनिश कर सकता है। अब आते हैं इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल फंक्शन क्या बोला जाता है कि पार्लियामेंट विद द स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री के प्रेसिडेंट को इलेक्ट जो करते हैं वो पार्लियामेंट विद स्टेट लेजिस्लेचर के साथ वो क्या होता है इलेक्ट किया जाता है, किसको, प्रेसिडेंट, कंट्री के प्रेसिडेंट को। इट एल्सो इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एल्सो आपकी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं।
फिर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर, मेंबर लोकसभा के जो मेंबर होता है वो स्पीकर को भी इलेक्ट करते हैं खुद अपने से। वाइल राज्यसभा इलेक्ट इट्स ऑन ड्यूटी चेयरमैन, और राज्यसभा जो है वो राज्यसभा के मेंबर डिप्टी चेयरमैन अपना डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करती हैं। अमेंडेंट, अब आते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास पावर की वो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर राज्य के साथ वो चेंज कर मतलब कि वो ठीक है। अमेंडमेंट शुड बी पास्ड बाय ईच हाउस विथ 2/3 मेजोरिटी, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ बदलाव अगर करना चाहता है, अमेंड करना चाहता है उसमें, तो एक अगर दोनों हाउस से 2/3 पीपल अगर पास कर देते हैं तो उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है, चेंजमेंट हो सकता है। अदर पावर्स जो आते हैं कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अल्टर द नेम और द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट के बाउंड्रीज के नेम को पार्लियामेंट के पास पावर है उसे चेंज करने का। जैसे प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था तो प्रयागराज हो गए ना। इट कैन एल्सो मेक न्यू स्टेट, और उसे न्यू स्टेट बनाने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है। इट मेक्स लॉज रिगार्डिंग द कंपोजिशन, जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पावर, जुरिस्डिक्शन, कंपोजिशन, ये सब रिगार्डिंग के लॉ बन सकता है। अब आते हैं स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। स्पेशल पावर, राज्यसभा का जो स्पेशल पावर है, लोकसभा कैन नॉट मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन दी स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट में जो आपका क्या लॉ जो इंक्लूडेड है वो लोकसभा नहीं बना सकती। ओनली इफ द राज्यसभा passes a resolution by 2/3 majority of the house, the parliament can make law on the state list। अगर राज्यसभा के सिर्फ राज्यसभा के 2/3 मेजोरिटी अगर मिल जाता है, रिजोल्यूशन चाहता है स्टेट लिस्ट में, तो वो आपका स्टेट लिस्ट में क्या हो जाएगा, वो लॉ बना सकते हैं पार्लियामेंट। अगर राज्यसभा डिमांड करता है न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी मेड इन नेशनल इंटरेस्ट, द पार्लियामेंट में क्रिएट न्यू सर्विसेज, तो अगर राज्यसभा डिमांड करता है कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज में, तो वो नेशनल इंटरेस्ट पर बनाना चाहता है, तो पार्लियामेंट में क्रिएट न्यू सर्विसेज, तो पार्लियामेंट जो है वो न्यू सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है। इफ द लोकसभा इज डिजॉल्व, अगर लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है बिफोर और आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन होने के पहले या बाद अगर वो आपका लोकसभा डिजॉल्व हो जाते हैं, तो राज्यसभा प्लेज द रोल ऑफ लोकसभा, तो राज्यसभा जो है वो लोकसभा का रोल प्ले करेगी। फिर आते हैं स्पेशल पावर जो है लोकसभा का, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी मूव्ड एंड पास्ड ओनली इन द लोकसभा, जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से पास होती है। इफ इट इज पास द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, अगर गवर्नमेंट रिजाइन कर भी दिया है, ठीक है, इफ इट इज पास, अगर पास हो गया गवर्नमेंट अगर रिजाइन भी कर दी, तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, राज्यसभा में सिर्फ मनी बिल को खाली इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लेकिन पास आपका लोकसभा से होता है। इन केस ऑफ डेड लॉक ओवर एन ऑर्डिनरी बिल, अगर इन केस डेड लॉक के केस में ऑर्डिनरी बिल ओवर बोलता है द विल ऑफ द लोकसभा प्रिवेल्स, तो वहां पे लोकसभा के विल का प्रिवेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। इट्स न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इज डबल, उसके न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ क्या है, डबल है, कहां से, राज्यसभा के मेंबर से। आगे आते हैं, अब जो आता है क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, तो इट इज नोन एज हाउस ऑफ पीपल, और इसे हम कहते हैं अपर हाउस, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। द मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया, आपकी इंडिया के पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है लोकसभा में। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के द्वारा इसे चुनकर आपकी राज्यसभा में भेजी जाती है। स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, स्पीकर जो होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं इस हाउस के। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा के। इट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, ये इंडिया के पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट इंडियन यूनियन और स्टेट्स, इंडियन यूनियन के स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट एंजॉय मोर पावर्स देन द राज्यसभा, राज्यसभा से ज्यादा पावर इनके लोकसभा के पास होता है, इनके पास लेस पावर होती है, लोकसभा से कम पावर। अब आते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ।
एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो पास हुआ था इन 1985 में, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी डिस्क्वालीफाइड, वो डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं पार्लियामेंट से ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर वो क्या हो सकते हैं? पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। दीज आर, अगर मेंबर पार्टी के मेंबर जो पार्लियामेंटेरियन एबेंडन और हिज मेंबरशिप फ्रॉम ए पार्टी और वोट और अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्रेरी टू दी डायरेक्शन इशूड बाय द पार्टी। अगर पार्टी के द्वारा कोई डायरेक्शन इशूड है तो ये आप मेंबर क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट से एबेंडन खाली कर सकते हैं। एक नॉमिनेटेड मेंबर, पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स बिलोंगिंग टू एनी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी से हो, कैन बी डिस्क्वालीफाइड, वो डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं इफ ही गिव्स अप हिज मेंबरशिप, अगर वो अपना मेंबरशिप या एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी, वो पार्टी के डायरेक्शन दे चुके हैं तो अपना क्या, ये आपका पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। एंड इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट के इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं, ही बी ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में पास हुए तो वो डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। तो ये आपकी जो पहला चैप्टर था यूनियन पार्लियामेंट, वो उसकी सारी जितने भी डिटेल्स, अगर इतना आप करके जाती है एग्जाम में तो एग्जाम में आपकी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।